मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 289 में आज 16 जून के अपराह्न कालीन अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आप सबके जौरे आज जो मैं बातचीत को क्रम जो बतवतो कैन आओ हैं बाको संबंध वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच जो आप घटनाक्रम घटता हुआ देख रहे हैं, जो संघर्ष भयंकर संघर्ष चल रहा है, आखिर उसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम हैं, इन सभी पर मैं आप सबके जौरे जो चर्चा कहना हूँ। मित्रों, ईरान इजराइल संघर्ष, सभ्यताओं की जंग, कौन किसके संग। मित्रों, मैं लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके जौरे जब आता हूँ, लगातार कुछ इस एक बात मैं आपके ध्यान में ज़रूर लाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी घटना जो होती है वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, किन्हीं न उसके अच्छे परिणाम, खराब परिणाम और उसके मूल में उस घटना के कहीं ना कहीं जो बीजारोपण होता है वो पिछले बीते समय में जो इतिहास कहा जाता है, उन इतिहास के पन्नों में हम जब खोजेंगे तो वहाँ उसके बीजारोपण मिलते हैं। और वह वर्तमान समय में उन बीजारोपणों के कारण जो संघर्ष या जो भी घटनाक्रम उत्पन्न होता है उससे भविष्य में क्या परिणाम आने वाले हैं, भविष्य में हम सबको वर्तमान के संघर्ष से क्या प्रेरणा, क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उन संघर्षों में हम स्वयं उलझे तभी शिक्षा प्राप्त करें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूर कहीं घटते घटनाक्रम का नज़र रखकर भी अपने लिए भी, अपने व्यक्तिगत, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए भी अच्छे और बुरे सबक लेकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है। मित्रों, आज चर्चा इसी विषय पर मैं करने आप सबसे जा रहा हूँ। मेरा सदा की भांति आपसे अनुरोध है, ये आपको ये चर्चाएं अच्छी लगती हूँ जो बतवते को क्रम, तो दद्दा मेरे YouTube पे जाके लाइक कर दो करो। कुछ लोग WhatsApp पर सुनते हैं और नीली लाइन जो नीचे अंग्रेजी में लिखी हुई मैं लगातार कहता हूँ उसको लिंक कहते हैं, उसको टच करके YouTube पर जाकर सुनकर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें इन अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में। और जिन भैया ने भाई दद्दा चैनल सब्सक्राइब ना करो, मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन लगातार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। और इस अंक में ज़रूर दें कि ईरान और इजराइल में कौन अपनी जगह सही है और हम और हमारा देश, हमारा व्यक्तिगत समर्थन किसके लिए है, ये अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर देने का काम करें। मित्रों, यह जो संघर्ष वर्तमान चल रहा है, ये संघर्ष केवल आप ईरान और इजराइल में ना देखें, ये दो सभ्यताओं का संघर्ष है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से मेरे दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी नहीं हुई, ये दोनों सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। इजराइल जो यहूदी धर्म जो है, इसकी भी जड़ें लगभग 4000 वर्ष से पुरानी हैं। और जो फारसी साम्राज्य कहा जाता, पारस कहा जाता है, फारस, वह भी जो वर्तमान ईरान जिसको ये पहले पूर्व में फारस कहा, इसकी भी जड़ें 4000-3000 वर्ष से पुरानी हैं। और ये साम्राज्य भी अपने वैभव काल में बहुत समृद्धशाली था और एक समय इसकी सीमाएं यूनान से लेकर, मिस्र से लेकर वर्तमान इराक और सिंध नदी की घाटी तक, सिंध नदी के तट तक इसकी सीमाएं हुआ करती थी। ये इतना वैभवशाली साम्राज्य था। लेकिन ईसा पूर्व 333 से जो सिकंदर ने आक्रमण किया था अपने विश्व विजय अभियान के तहत, उसमें ये साम्राज्य बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया था। ये सारा घटनाक्रम बताने का मेरा आपसे ये है कि फारसी साम्राज्य जो वर्तमान ईरान है,
ये आखिर फारस से ईरान कैसे बना, इसकी जड़ें हम देखेंगे तो 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक ये फारस साम्राज्य कमज़ोर होकर अरबी साम्राज्य के अंतर्गत आया, और जो अरब से एक वैचारिक आंधी जो उठी थी और इस्लाम के नाम पर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो आतताइयों की फौजों ने जाकर वहाँ की जो सभ्यताएं थीं, जो विचार थे, जो धर्म थे, जो समाज थे, उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर, धर्मांतरण कर, क्रूरतापूर्वक हत्याएं कर उन सभी साम्राज्यों का जो पतन किया था, वर्तमान ईरान उसी का परिणाम है। बहुत से ऐसे साम्राज्य थे, मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता भी बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन ये सब साल 2 साल 4 साल 6 साल और कुछ तो 10-15 दिन का संघर्ष ही झेल पाई थी और समाप्त हो गई थी, समर्पण कर गई थी। आज उनका कहीं भी विश्व के अंदर नाम लेवा नहीं है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि इज़राइल भी लंबे समय से 4-5 हज़ार वर्ष से पूर्व जो वर्तमान इज़राइल जो देश है यहाँ निवास करता थे, उनकी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि और पुण्यभूमि मानकर यहाँ निवास करता था। किस प्रकार इजरायलियों पर भी विभिन्न साम्राज्यों के समय घनघोर अत्याचार हुए, और किन्हीं कारणों से, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो व अन्य साम्राज्य हों, और जब अरब साम्राज्यवाद वहाँ हावी हुआ तो इन यहूदी समाज के लोगों को भी अपना देश मूल वतन छोड़कर पूरे विश्व में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुआ। ये लंबे समय तक ये प्रताड़ित रहे, इनकी हत्याएं करी जाती रही, इनको सताया जाता रहा। ऐसे यहूदी समाज को द्वितीय विश्व युद्ध में तो बिल्कुल होलोकॉस्ट, जिसको शब्द एक आया है, पूरे जनजातीय उनका संहार करने का काम जर्मन के तानाशाह हिटलर ने किया था। उसमें 60 लाख यहूदियों, उनकी बच्चों, उनकी महिलाओं, उनके पुरुषों का जहरीली गैस के द्वारा किस प्रकार हत्याएं की थी, उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया था। वह दर्द उनके अंदर कितने अंदर तक समाया हो कि वर्तमान संघर्ष के समय इजराइल के चीफ कमांडर ने हिटलर द्वारा किए गए ये यहूदी नरसंहार पर विश्व की चुप्पी पर आज भी सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा है कि जब हम लोग मारे जा रहे थे, हमारा जातीय नरसंहार किया जा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हिटलर द्वारा, तो हमारे पक्ष में कोई नहीं बोला था, ना कोई हमारे समर्थन में खड़ा हुआ था। और इसलिए आज जब हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने यहूदी समाज की सुरक्षा के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहें, हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। ये है इनका मंतव्य। यहूदी समाज का जब हम विचार करेंगे तो बहुत लंबे समय बाद 1947-48 की तरफ उनको विश्व संगठन द्वारा उनकी इन पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए उनका जो मूल देश, जो वो लगातार 2-3 हज़ार वर्षों से वह भूले नहीं थे, वह अपनी पूर्ण भूमि को, और इजराइल के अंदर उनको बसने की अनुमति दी गई। और किस प्रकार वो अपने संघर्ष और अपनी प्रतिभा, अपने शौर्य, अपनी बहादुरी और अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव, वह अपनी सीमा नहीं भूले। और वह सीमा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भाषा हिब्रू, अपनी संस्कृति को ना भूलने का उनका एक कारण था कि वो आने वाली पीढ़ी को लगातार अपनी सारी जानकारियाँ, अपनी भाषा, सब कुछ देते रहे। और वह इतने लंबे कालखंड में लगातार विश्व के अंदर प्रत्येक देश में प्रताड़ित करने के बावजूद भी यहूदी समाज अपने सपने को नहीं भूला, और उस सपने को किस प्रकार उसने साकार किया है एक आश्चर्यजनक ढंग से। आज वर्तमान काल में मित्रों, जितनी भी आधुनिक खोजें हैं मानवीय हित की, जितनी भी उनमें 90% आपको जानकर आश्चर्य होगा ये यहूदी समाज द्वारा की गई हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह चाहे अमेरिका में हो, चाहे पश्चिमी राष्ट्रों में हो, कहीं भी हो, जो भी हम अपने घर परिवार में देखते हैं, जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें, उनमें से 90% चीज़ों का आविष्कार यहूदी समाज के वैज्ञानिकों ने किया था। ये सब जब देखकर हमें लगता है, समझ में आता है कि यहूदी समाज के अंदर अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वयं के प्रति
उन्नति के रास्ते पर बढ़ने की कितनी तीव्र अभिलाषा आकांक्षा है और उसके लिए वे कोई भी त्याग और बलिदान करने को तैयार रहते हैं। मित्रों, उनके इजरायली समाज द्वारा इजराइल देश बनाने के यहूदी समाज द्वारा इजराइल देश बनाने के निर्माण के दौरान, बसाने के दौरान किस प्रकार आसपास बसे मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा लगातार उनके जन्मकाल से उनको मिटाने का संकल्प, उन पर हमला इकट्ठे होकर करने का काम जो किया है वह हम सब जानते हैं। चाहे सन 67 का अरब इजराइल वार हो, किस प्रकार इजरायलियों ने उसमें बड़ी बहादुरी के साथ विजय प्राप्त की और धीरे धीरे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया। इसी क्रम में ईरान जो परमाणु शक्ति बनने की ओर लगातार अग्रसर था, विश्व के कई देशों द्वारा विभिन्न प्रतिबंध भी लगाए गए इसके बाद भी, और वह घोषित रूप से कह रहा था कि उसका परमाणु बम इजराइल को नेस्त नाबूद करने के लिए। इजराइल देश मित्रों बहुत छोटा देश है। 1 करोड़ के कुल यहूदी समाज विश्व के अंदर हैं। इसमें 70 से 80 लाख के लगभग इजराइल में निवास करते हैं और वह विश्व के मानचित्र पर एक चावल के दाने के बराबर दिखेगा। 700 किलोमीटर की उसकी कुल लंबाई होगी और चौड़ाई तो उसकी बहुत कम है। एक भी मिसाइल, एक भी किसी प्रकार से उसके जो वायु सुरक्षा प्रणाली है उसके द्वारा किसी प्रकार बचकर अंदर आती तो उसके बड़े भीषण परिणाम होते हैं। ये हम सब देख रहे हैं वर्तमान संघर्ष में किस प्रकार ईरान की 3 मिसाइलों ने वहाँ कैसा कहर बरपाया है इजराइल के अंदर, ये भी हम सबको समझ में आता है। इजराइल देश व उसके नागरिक, उसका सैन्य प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये उसके अस्तित्व पर प्रश्न है। उसे मालूम है कि एक भी गलती उसके पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और विश्व समुदाय भी ये समझ रहा है, अमेरिका हो, चाहे नाटो देश हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सभी देश कहीं ना कहीं इजराइल की चिंताओं को समझते हैं। भारतवर्ष भी इजराइल के साथ, इजराइल जो कि उसका जांचा परखा मित्र है, और भारतवर्ष को भी खुलकर इजराइल के साथ रहना ही चाहिए कि वर्तमान भारत पाकिस्तान युद्ध में एकमात्र इजराइल ऐसा देश और रूस थे जो भारतवर्ष के साथ खुलकर खड़े हुए थे और हर तरह से मदद भी कर रहे थे। और ये प्रत्येक संघर्ष में ये देखने में आया। मित्रों, इस क्रम में हम सब ये भी एक और ध्यान देंगे कि संघर्ष के दौर में भी विभिन्न देश व्यापार पर भी ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। किस प्रकार इन देशों का एक ये भी है कि किसी भी प्रकार ये संघर्ष ज़्यादा भड़के ना, और जिससे कि ये व्यापार का क्रम चल रहा है ये हमारा संकट ना हो। ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है, रूस खड़ा हुआ है। भारत का बड़ा भारी धर्म संकट है कि रूस भी उसका मित्र है और इजराइल भी मित्र है, और ईरान देश उसकी ऊर्जा जो स्रोत है उनका मुख्य सप्लायर है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, धर्म संकट भारत के सामने है। भारत की विदेश नीति की जो कसौटी है वह संघर्ष में होने वाली है, हम सब देखेंगे। मित्रों, ये जो मैंने आपसे लगातार मैं कहने का प्रयास करता हूँ कि ये जो संघर्ष है ये ईरान के अंदर अपने फारसी साम्राज्य का जो वैभव काल था, स्वर्ण काल था, उस ओर अपने वर्तमान ईरान को ले जाने की एक प्रबल आकांक्षा है। और हम सब देखेंगे कि वर्तमान ईरानी समाज में भी आज भी अपने बच्चों के नाम लगातार वह अपने फारसी साम्राज्य के महापुरुषों के नाम पर रखते हैं, और वह किसी लिए अरबी साम्राज्य और सुन्नी संप्रदाय से मुस्लिम होने के बावजूद भी बहुत अपने को अलग रखते हैं। और वह उसकी जड़ें अगर हम देखेंगे तो उनके उसी फारसी साम्राज्य के अंदर नज़र आती हैं। मित्रों, इजराइल से जो वर्तमान संघर्ष चला है इसके भी सूत्र ईरान में इस्लामी क्रांति के समय से आए हैं, और यह जो जंग जो वर्तमान समय में देख रहे हैं ये 2 सभ्यताओं की, एक यहूदी सभ्यता और एक फारसी सभ्यता, यह दोनों अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए आगे अपने भविष्य में कैसा उनका जीवन रहने वाला है, ये उनके जीवन मृत्यु का प्रश्न है।
ईरान अपने उसी फारसी साम्राज्य की जो महान योद्धा थे उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम सब देख रहे हैं किस प्रकार आज विश्व के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल व ड्रोन का एक मुख्य सप्लायर और वह उत्पादन करता बना है और उसके माध्यम से वो किस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों को अपने इन उत्पादों का निर्यात भी करता है और अपने देश की सुरक्षा भी अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद व अन्य दुश्मनों के बीच वह किस प्रकार अपने समर्थक हुती और हमास लेबनान के जो आतंकवादी ग्रुप हैं जो उसने बना रखे हैं उनको ऐसी सामग्री उपलब्ध कराकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाकर इस्लामी साम्राज्य में भी खलीफा के पद पर काबिज होने का जो उसका सपना है वह भी इस संघर्ष के मूल के कारण में है, क्योंकि वह जानता है इस्लामी समाज में उसे मान्यता उसी मुस्लिम देश को मिलेगी जो इजराइल और यहूदियों से संघर्ष करेगा और आगे बढ़ेगा। हम सब देखते हैं इजराइल के साथ ईसाई सभ्यता पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, नाटो देश हो, पश्चिमी राष्ट्र हो, आप सब देख रहे होंगे। यह संघर्ष निश्चित ही दो सभ्यताओं के बीच संघर्ष है और इस संघर्ष को हमें इसी रूप में देखना चाहिए। यहूदी सभ्यता, फारसी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, ये रोमन साम्राज्य, ये सब प्राचीन सभ्यताएं हैं और यह आगे का रास्ता अपने जो वर्तमान समय है अपने उन्नति का रास्ता उन्हीं सभ्यताओं से प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और समय समय पर यह जो संघर्ष हम सबको देखने को मिलते हैं इसके वर्तमान कारण तो है ही है, लेकिन हम सबको समझ में आना चाहिए इसके इतिहास में छुपे हुए कुछ बीजारोपण भी हैं। अब हर सभ्यता अपनी सभ्यता को दूसरी सभ्यता पर श्रेष्ठता कायम करने का जो पूर्व इतिहास में भी इनका इतिहास रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाकर अपनी सभ्यता को आने वाले भविष्य में सर्वोपरि रखने का जो सोच है, जो विचार है, उसी विचार के कारण यह संघर्ष समय समय पर पनप रहे हैं। हम सबको भी इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं किन्हीं भी लड़ाई घटनाक्रमों को वह फौरी तौर पर देखते हैं, वह दूरगामी दृष्टि अपने इतिहास के अंदर पिछले 1000-2000 वर्षों का नहीं देख पाते। जिस प्रकार यहूदी समाज को बेहद अपमानित करके बेहद प्रताड़ित किया गया था विश्व के अंदर, उसी प्रकार मित्रों लगभग 1200-1400 वर्षों से हमारे देश पर भी लगातार इसी प्रकार एक सभ्यता का आक्रमण हम शांति पूर्वक रहने वाले भारतीय सभ्यता पर जिस प्रकार दुर्दांत अत्याचार और हम पर किए गए धर्मांतरण किए गए, हमारी माताओं बहनों के साथ जो घटनाक्रम किए गए वह सब आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में भी लगातार भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किए जा रहे हैं। ये एक सभ्यतागत संघर्ष है और ये संघर्ष हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह चल रहा है। इसमें विजयी वही होगा जो इन संघर्षों में अपने इतिहास से प्रेरणा प्राप्त कर कैसा अपना भविष्य रखने की इच्छा रखता है, वर्तमान में उस हिसाब से अपने शत्रु और मित्र का किस प्रकार वो पहचान कर और उनसे वह व्यवहार करता है, वही व्यक्ति इस आधुनिक दुनिया में अपनी सभ्यताओं के साथ महानता के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अंक को सुनकर हम अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि हमारे देश व व्यक्तिगत हमारा समर्थन ईरान व इजराइल में से किसको होना चाहिए। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।